हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर हिंदी मीडियम में कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों के थर्ड पार्ट की स्टडी करेंगे। कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों को समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को 5 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड करा है। तो अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट 2 टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय कृषि की समस्याएं की कंप्लीट स्टडी करेंगे। बिकॉज फ्रेंड, हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। मतलब कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी 50% या 50% से थोड़ी कम वो पूरी डिपेंडेंट है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। तो मतलब क्या है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे जीडीपी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा देता है। बट फ्रेंड, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशन से बहुत कम है। तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं वो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही बहुत ज्यादा थी और आज भी वो बरकरार है। तो हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए आज 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर काबू नहीं पाया गया है। तो ये हमारी गवर्नमेंट का एक फेलियर है। तो आज हम भारतीय कृषि की समस्याओं की डिटेल स्टडी करेंगे। भारतीय कृषि की समस्याएं को समझने के लिए मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। आप इन 6 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आखिर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पीछे है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशन से। तो मैं आपको एक एक करके 6 के 6 पॉइंट्स पहले रिमाइंड करवाता हूं, क्योंकि फ्रेंड कोई भी टॉपिक या कोई भी टॉपिक पे हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट हमें उसके सब हेड्स पता होने चाहिए। अगर हमें सब हेड्स पता होंगे तभी जाके हम उसके एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे और हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतीय कृषि की समस्याएं लिखिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसके सब हेड्स क्या होंगे। सब हेड्स पता होंगे तभी आप आंसर लिख पाओगे। तो आपके लिए पहले प्रायोरिटी वाली बात यह है कि आप इसके सब हेड्स को अच्छे से लर्न करो, देन आप जो कंटेंट है उसे अच्छे से समझ पाओगे तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो भारतीय कृषि की समस्या है, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। तो हमारे इंडिया के अंदर आज भी लगभग 50% एरिया ऐसा है जहां पर किसानों के पास में सिंचाई के पक्के साधन नहीं है। इस पॉइंट की भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा, वित्त का अभाव। तो हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो क्या है, पुअर है, मार्जिनलिस्ट है, उनके पास डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त का अभाव पाया जाता है। दूसरी बात, परंपरागत दृष्टिकोण। हमारे जो किसान है उनका परंपरागत दृष्टिकोण है, मतलब उनका मॉडर्न आउटलुक नहीं है, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कृषि नहीं करते हैं। 4 देखिए, छोटी तथा विपरीत होते हैं। हमारा जो लैंड का साइज है वो बहुत छोटा छोटा और दूसरी बात स्कैटर है। एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड बहुत दूर होएगा, इसलिए जो कृषि की जाती है उसके ऊपर लागत ज्यादा आती है और प्रोडक्शन कम होता है। 5th पॉइंट देखिए, शोषक कृषक संबंध। मतलब जो कल्टीवेटर होते हैं और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट रहता है, मतलब आउटपुट शेयरिंग को लेकर लड़ाई रहती है उनके बीच में। लैंडलॉर्ड्स चाहते हैं कि फसल का आउटपुट मुझे ज्यादा मिले और टिलर ऑफ सॉइल चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा मिले, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट रहता है। 6 देखिए फ्रेंड, व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, मतलब लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर अभी भी ऑर्गेनाइज मार्केट्स की कमी है, मतलब फार्मर्स ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर जाके अपनी क्रॉप्स को नहीं बेच पाते हैं क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनाइज मार्केट्स में ना जाकर लोकल मार्केट्स के अंदर ही बेच देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कृषि की जो समस्याएं हैं, अगर आप इन सभी पॉइंट्स की अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आप समझ पाओगे भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय कृषि की समस्याओं को समझने के लिए मैंने इसे 6 पॉइंट में डिवाइड करा है। इन 6 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की आखिर समस्याएं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी सिंचाई के पक्के साधन नहीं है, मतलब लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मतलब इरिगेशन के पक्के साधन नहीं है जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं
उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो बहुत हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं इंद्र देवता के ऊपर। मतलब अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छा उत्पादन होएगा और खराब बारिश होगी तो खराब उत्पादन होएगा। तो इसलिए हमारे कृषि का जो आउटपुट है वो अनसर्टेन रहता है, मतलब कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। ये सब किस वजह से हो पाता है? ये होता है कृषि के स्थायी साधन, मतलब सिंचाई के स्थायी साधनों के अभाव की वजह से। मतलब परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटीज की कमी है हमारे भारत के अंदर। अभी भी लगभग 50% लैंड एरिया ऐसा है जहां पर स्थायी साधन नहीं है इरिगेशन के। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर ये। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। भारत में फसल खेती अधिकांश रूप से वर्षा पर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो अधिकांश कृषि जो है, उत्पादन जो है, जो हमारे फार्मर्स है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं बारिश के ऊपर। अगर वर्षा होती है तो प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, आउटपुट की कमी हो जाती है। तो देखिए, सिंचाई के स्थायी साधनों का अत्यंत अभाव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फार्मर्स को सिंचाई के स्थायी साधनों के अभाव को बहुत ज्यादा हद तक झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको डिसअपॉइंटमेंट रहती है, स्ट्रेस रहता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, और उसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, वर्षा के जल पर निर्भरता भारतीय कृषि को बहुत अधिक असुरक्षित और संदेहशील बनाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होगी तो हमारे फार्मर्स क्या हो जाएंगे? वो डिपेंडेंट हो जाएंगे रेनफॉल के ऊपर। तो बारिश होगी तो उत्पादन होएगा, बारिश नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। इसलिए जो हमारी कृषि है वो असुरक्षित रहती है, मतलब संदेहशील रहती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है और कभी कम भी होती है। तो थर्ड पॉइंट देखिए, अच्छी वर्षा होने से फसल अच्छी हो जाती है, जबकि सूखे के कारण उत्पादन में काफी हानि होती है। तो बारिश होती है तो अच्छे उत्पादन होता है और बारिश नहीं होती है तो क्या उत्पादन में कमी हो जाती है, मतलब अनाज की लॉस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत हद तक सुसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत उसके अंदर इन्वेस्ट करा होता है। दूसरी बात क्या होती है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट जो किया होता है वो बोरोविंग करके किया हुआ होता है, इसलिए वो डेट ट्रैप में फंसने की वजह से क्या होते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। फोर्थ, कृषि उत्पादन में स्थिरता के लिए आवश्यक है कि देश के सभी भागों में सिंचाई के स्थायी साधन विकसित किए जाए। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप कृषि का आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर सिंचाई के स्थायी साधनों को विकसित करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा बल देना चाहिए, ताकि फार्मर्स को परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपना प्रोडक्शन ज्यादा कर सके। मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट, वित्त का अभाव, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, हमारे जो फार्मर्स है उन्हें वित्त के अभाव का भी सामना पड़ता है, मतलब उनके पास में कैपिटल नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। इसलिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो बोरोविंग करते हैं, लोन लेते हैं, और उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास में लोन लेने के क्या क्या ऑप्शन है? तो फ्रेंड्स, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब एक संस्थागत स्रोत होते हैं, और दूसरे गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो जो संस्थागत स्रोत होते हैं जैसे बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गए, ग्रामीण बैंक हो गए, या जिन्हें आप कह सकते हो ग्रामीण बैंक जो होते हैं, जो गांव के अंदर होते हैं, जो सिर्फ किसानों को लोन देते हैं, तो ये सारे होते हैं संस्थागत स्रोत। इनके द्वारा जो लोन दिया जाता है उसके ऊपर ब्याज की दर बहुत कम होती है और फार्मर्स इनको आसानी से पे कर पाते हैं। जैसे कि नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के वेलफेयर के लिए काम करती है और उन्हें कम दर पर ब्याज लोन उपलब्ध कराती है, और जिससे फार्मर्स को आसानी रहती है कि वो आराम से उत्पादन करके और उनके ब्याज भी दे पाए और लोन भी रिपे कर पाए। बट फ्रेंड, हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं उनके पास में डॉक्यूमेंट्स का अभाव रहता है, इसलिए वो बैंक्स के पास में उनकी एक्सेस नहीं हो पाती है, मतलब वो बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं। इसलिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब गैर संस्थागत स्रोत। तो गैर संस्थागत स्रोत कैसे होते हैं? जैसे महाजन हो गए, साहूकार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसानों को लोन तो देते हैं बट उसके ऊपर ब्याज की दर बहुत ज्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपनी लैंड्स को इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को बेच देते हैं, और इसी कारण जो हमारे फार्मर्स है वो बहुत हद तक सुसाइड्स भी कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं।
भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या वित्त का अभाव है। तो मैंने आपको बताया हमारी भारतीय कृषि की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे फार्मर्स के पास में वित्त का अभाव है, मतलब कैपिटल का अभाव है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे किसान गैर संस्थागत साधनों पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, जो पुअर हैं, और इनकी संख्या हमारे भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, और ये बहुत हद तक पूरी तरीके से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब गैर संस्थागत स्रोत। तो गैर संस्थागत स्रोत होते कैसे हैं? जैसे महाजन, साहूकार, भूस्वामी, ये बहुत अधिक ब्याज दर की दर वसूल करते हैं। तो ये ऐसे सोर्सेस हैं जो लोन तो देते हैं किसानों को, लेकिन बहुत अधिक ब्याज चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं वो ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब ऋण चक्कर में फंस जाते हैं, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जमीनें छिन जाती है उनसे। थर्ड पॉइंट देखिए, किसानों की जरूरत की तुलना में संस्थागत वित्त, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले वित्त की उपलब्ध बहुत कम है। तो मतलब फ्रेंड, जो हमारे संस्थागत स्रोत है, जो बैंक्स है, आप कह सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है जितने रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होते हैं, ये कुछ लोगों की मदद तो करते हैं, कुछ किसानों की, बट सभी की नहीं कर पाते हैं, और जिनकी नहीं कर पाते हैं वो सारे के सारे लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, वित्त का अभाव भारतीय कृषि की समृद्धि में बहुत बड़ी बाधा है। तो आपको ये बात क्लियर हो ही जानी चाहिए, अगर चाहे कृषि हो चाहे कोई दूसरा व्यापार हो, अगर उसके अंदर फाइनेंस की कमी रहेगी, वित्त की कमी रहेगी, तो उस बिजनेस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हमारे कृषि का जो पिछड़ेपन होने का कारण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, मतलब वित्त का अभाव। वित्त के अभाव की वजह से ही हमारे फार्मर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम रहता है कृषि क्षेत्र का। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए, उधार की उच्च लागत किसानों को निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा देती है। तो जो हमारे फार्मर्स है, जब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो हमारे जो किसान हैं वो दुष्चक्र में फंस जाते हैं, मतलब ब्याज ही ब्याज देते रहते हैं, मूल चुका नहीं पाते। इसलिए हमारे फार्मर्स अपनी जमीन को खो देते हैं, और इसके बाद वो सुसाइड भी कर लेते हैं। यहाँ तक की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारे फार्मर्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, परंपरागत दृष्टिकोण, मतलब कन्वेंशनल आउटलुक। तो एक कृषि की बड़ी प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स का आउटलुक है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनका आउटलुक कैसा है? वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए कृषि नहीं करते, मतलब लाभ के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य से वो कृषि नहीं करते हैं। वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, मतलब उतना ही उत्पादन करते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन वो नहीं करते। मतलब वो सरप्लस आउटपुट के बारे में नहीं सोचते हैं, अधिक के बारे में नहीं सोचते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो आगे चल के मार्केट के अंदर उसे बेच सकते हैं और उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। बट हमारे फार्मर्स का आउटलुक कैसा है? उनका आउटलुक है कि प्रोडक्शन सिर्फ अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स के लिए करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, खेती संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण भारतीय कृषि की एक और समस्या है। तो अगर समस्याएं देखी जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन क्या है? फार्मर है, लेकिन उनका आउटलुक कैसा है? सिर्फ कन्वेंशनल आउटलुक है, मतलब वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आउटलुक प्रोडक्शन करते हैं, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर इन सबका मोटिव प्रॉफिट मोटिव हो जाए तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो काफी वेल्थी हो जाए, और उसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, और हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। बट हमारे जो फार्मर्स है, मोस्ट ऑफ फार्मर्स है, उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? परंपरागत है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत लो बनी हुई है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशंस। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, नवीन फार्म तकनीक तथा फार्म प्रबंधक व्यवहार के बावजूद भारतीय कृषक अभी भी परंपरागत ज्ञान को अपनाए हुए हैं। मतलब परंपरागत ज्ञान का मतलब क्या है? जो पिछला हमारे जो पूर्वज करते आए हैं उन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हैं। आज इंडिया के अंदर बेस्ट से बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बट हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उस टेक्निक को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो उस तकनीक को अफोर्ड नहीं कर पाते। वो हमारे फार्मर्स के लिए उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि वो उस तकनीक को खरीद तो सकते नहीं है। इसलिए हमारे फार्मर्स
क्या है, परंपरागत ज्ञान को अपनाए हुए हैं। क्यों अपनाए हुए हैं? क्योंकि उनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को खरीदने के पैसे नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो एनर्जी के पर्पज से मैन पावर का यूज करते हैं और मैन्यूर के तौर पर काव डंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो फार्मर्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड बोल सकते हो, या तो अधिक उर्वरकता वाले बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, इनको हमारे फार्मर्स नहीं खरीद पाते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, उनके लिए खेती करना जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है, यह कोई व्यापार नहीं। तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो जो खेती करते हैं वो सिर्फ उनका एक मोटो बन चुका है कि कृषि करना उनके लिए जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है, कोई व्यापार नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से ही उनके बड़े भी ऐसे ही करते हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसा ही करता हुए आ रही है। थर्ड पॉइंट देखिए, अंततः उनका केंद्र बिंदु उनकी फसलों को उगाना है जिनसे उन अनाज की प्राप्ति हो, ना कि जिनसे ऊंचा लाभ प्राप्त हो। तो हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हीं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे उन्हें अनाज की प्राप्ति हो, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं करते जिनसे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये, सॉरी फोर्थ पॉइंट है ये, एक सामान्य भारतीय किसान में उद्यमशीलता का भाव पाया जाता है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं अगर उनका कन्वेंशनल आउटलुक होएगा तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर उद्यमशीलता की कमी रहेगी। उद्यमशीलता का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है या इंडिविजुअल है उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर इनोवेटिव सोच होनी चाहिए कि वो प्रोडक्शन करते टाइम पे न्यू न्यू टेक्निक्स यूज कर सके जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं उनका तो कन्वेंशनल आउटलुक है, तो वो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं होती है। दूसरी बात, उनकी मेंटेलिटी भी नहीं होती है जिसकी वजह से वो इनोवेशंस कर सके, मतलब विकसित तरीके से कृषि कर सके। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कन्वेंशनल आउटलुक क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ फार्मर्स अभी भी जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, ना कि कमर्शियल पर्पज से। और इसी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशंस। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, छोटी तथा बिक्री जोतें। तो आपने फर्स्ट 3 पॉइंट्स की स्टडी करी, जो फोर्थ पॉइंट है वो भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कम होने के पीछे जो स्मॉल और स्कैटर लैंड होल्डिंग्स है ये भी एक बड़ा कारण है। क्योंकि छोटी जोतों के ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि छोटी जोतें ऐसी होती है जिसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स पे कहां से ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर का यूज कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी तो है ही है, साथ में स्कैटर भी है, मतलब बिखरी हुई है। एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड बहुत दूर होएगा। इसलिए हमारे जो खेत है उनके ऊपर कृषि करने पर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और इसीलिए उसकी उत्पादन लागत ज्यादा आती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। भारत में जोतें ना केवल छोटी है अपितु बिखरी हुई है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी है साथ में बिखरी हुई है। मतलब कैसे, वन पीस ऑफ लैंड हेयर अनदर इज देयर। तो एक पीस ऑफ लैंड मान लीजिए ईस्ट में है तो दूसरा पीस ऑफ लैंड कहां पर होगा, वेस्ट में होगा। तो इन दोनों लैंड्स के ऊपर हम एक साथ प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए हम करना भी चाहे तो हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको अगर आप यूज करना चाहते हो तो एटलीस्ट एरिया ऑफ साइज जो लैंड है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से उन रिसोर्सेज का यूज कर सके। तो हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है वो अनइकोनॉमिकल है, उसके ऊपर उत्पादन लागत ज्यादा आती है और प्रोडक्शन कम होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, छोटी जोतें आधुनिक तकनीक के उपयोग की अनुमति नहीं देती है। मैंने आपको बताया कि जो छोटी जोतें होती है उनके ऊपर आधुनिक तकनीक आप यूज नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट देखिए, बिखरी जोते के कारण प्रबंध की लागत बहुत बढ़ गई है। तो आप मान लीजिए बिखरी हुई जोते हैं तो जो किसान है उसको मैनेज करना पड़ेगा और मैनेज करने की कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो समझ सकते हो कि हमारे फार्मर को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इन छोटी छोटी बिखरी बिखरी जोतों के ऊपर कृषि करने के लिए। थर्ड पॉइंट देखिए, यह कृषक के पिछड़े तथा किसानों के लिए निर्धनता में योगदान देती है। तो हमारी जो छोटी और स्कैटर लैंड होल्डिंग्स है, मतलब छोटी और बिखरी लैंड होल्डिंग्स है, ये हमारे किसानों को क्या कर देती है, पिछड़ेपन का एहसास कराती है और निर्धन बनाती जाती है। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाना भी चाहे तो वो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है उनके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारे मोस्ट ऑफ फार्मर्स है वो निर्धनता की चपेट में आते जा रहे हैं और जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 4th पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, छोटी तथा बिखरी जोतें। 5th पॉइंट, शोषक कृषक संबंध या एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। तो शोषक कृषक संबंध को समझने के लिए आपको दो कैरेक्टर समझने पड़ेंगे। एक होता है लैंडलॉर्ड, दूसरा होता है टेनेंट। तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो भूमि के वास्तविक स्वामी होते थे, जिसे आप जमींदार कह सकते हो, और जो दूसरे होते थे टेनेंट मतलब किसान। तो किसान जो होते हैं उनके पास में खुद की लैंड तो होती नहीं थी, इसलिए वो जमींदारों से लैंड को किराए पे लेते थे और उसके ऊपर कृषि करते थे। तो जमींदार क्या करते थे, लैंड को किराए पे देने के बाद जो किसान होते थे उनका बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन करते थे। इसलिए हमारे कृषि की ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो लैंडलॉर्ड और किसान है उसका बीच में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा शोषण करते हैं हमारे किसानों का। तो हमारे कृषि की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, शोषक कृषक संबंध। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, कृषक संबंधों से अभिप्राय भूस्वामियों तथा पट्टेदारों के बीच व्यावसायिक संबंध से है। तो जो कृषक संबंध या जिसे आप एग्रीरियन रिलेशन बोल सकते हो, तो जो लैंडलॉर्ड होते थे, टेनेंट होते थे, इनके बीच में जो बिजनेस रिलेशन होता था, मतलब व्यावसायिक संबंध होता था, उसे क्या बोलते थे आप, कृषक संबंध या एग्रीरियन रिलेशन। तो जो लैंडलॉर्ड होते थे वो क्या करते थे, हमारे किसानों का बहुत हाई लेवल पे शोषण करते थे, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स कभी कभार सुसाइड तक कर लेते थे। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अधिकतर भूस्वामी अनुपस्थित भूस्वामी होते हैं। मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो क्या होते थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते थे। मतलब वो कृषि के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, या तो अपना कोई योगदान भी नहीं देते थे। दूसरी तरफ क्या होते थे, हाई रेंटल इनकम जरूर चार्ज करते थे। तो देखिए यहाँ पर वह स्वयं बहुत कम खेती करते थे, तो वो अनुपस्थित ही रहते थे, तो खेती कहाँ से करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, लगान आय पर निर्भर रहने से उनकी प्रवृत्ति अपने पट्टेदारों का शोषण करना होते हैं। तो जो लैंडलॉर्ड होते थे वो कोई दूसरा काम नहीं करते थे, सिर्फ अपनी लैंड को किराए पे देते थे। तो उनकी इनकम का सोर्स क्या होता था, रेंटल इनकम। तो उस रेंटल इनकम को बढ़ाने में लगे रहते थे। मतलब जब वो किराए पे दे देते थे लैंड को, तो उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते, सॉरी ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, उस रेंट को बढ़ाने में लगे रहते थे, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स का बहुत हाई लेवल पे शोषण होता था। तो देखिए आगे चलते हैं। पट्टेदार जो वास्तव में भूमि पर खेती करते हैं, भूस्वामियों को ऊंचा लगान तथा अन्य संबंधी भुगतान करते हैं। तो जो फार्मर्स होते थे जिन्हें आप पट्टेदार बोल रहे हो, वो क्या करते थे, भूमि पर कृषि करते थे, और कृषि करने के बदले में वो उस लैंड के ऊपर बहुत हाई रेंट पे करते थे। किसको, जमींदारों को। तो उसके वजह से हमारे फार्मर्स के पास में इतने भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, और सरप्लस तो उनके पास बचता ही नहीं था जिससे वो आगे चल के निवेश कर सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसे और अच्छे से आगे समझते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, अत्यधिक ऊंचा लगान अनुपस्थित भूस्वामियों को चुकाने के बाद पट्टेदार जो भूमि पर वास्तविक रूप से कृषि करते थे के पास बहुत कम अधिशेष या अधिके बचता था, जिसका वह आगे निवेश कर सके। तो जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास में हाई रेंट देने के बाद में जो इनकम बचती थी वो बहुत कम बचती थी, जिसकी वजह से वो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते थे। तो आप एक बात समझिए फ्रेंड, अगर कोई बिजनेस है, अगर उसके अंदर प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को उस बिजनेस के अंदर यूज होना चाहिए, मतलब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको लगाना चाहिए, उसका विकास तभी होएगा उस बिजनेस का। लेकिन हमारे कृषि के अंदर यही एक समस्या है कि जो फार्मर्स होते थे वो प्रोडक्शन करते थे, लेकिन जो इनकम का बहुत बड़ा भाग किसके पास चले जाता था, लैंडलॉर्ड्स के पास में चले जाता था। दूसरी तरफ जो लैंडलॉर्ड होते थे उस इनकम को कृषि की विकास के लिए नहीं लगाते थे, वो सिर्फ उससे अपनी कंफर्ट लाइफ जीते थे, लग्जरीज लाइफ जीते थे। तो जो फार्मर्स होते थे उनके पास में जो इनकम होती थी वो बहुत कम हो पाती थी, जिसकी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, किसानों को उत्पादन की प्राप्ति केवल जीवन निर्वाह के लिए ही हो पाती थी। तो जो हमारे फार्मर्स थे वो इतना एफर्ट करते थे, इतनी इन्वेस्टमेंट करते थे, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, फिर भी उन्हें जो अनाज की प्राप्ति होती थी, उत्पादन की प्राप्ति होती थी, वो बहुत कम हो पाती थी, जिसकी वजह से उनका जीवन निर्वाह भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। तो फ्रेंड, फिफ्थ पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिक्स्थ पॉइंट को समझते हैं, व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। तो हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इंडिया के अंदर
व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव है, मतलब कमी है, ये अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। हमारे इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, और कहीं कहीं पे करता भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ एरिया जो रीजन है, ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का, उसके अंदर ये अच्छे से वर्क नहीं करता। मतलब जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर तो बहुत हद तक अच्छे से काम करता है, लेकिन जो रिमेनिंग स्टेट्स है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, यहाँ पर जो ये विपणन प्रणाली है, मतलब ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम है, ये अच्छे से वर्क नहीं करता। इसी की वजह से जो हमारे फार्मर्स है वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, मतलब आपातकाल बिक्री कर देते हैं अपने उत्पाद की। अगर हमारे फार्मर्स के पास में जो व्यवस्थित विपणन प्रणाली हो, मतलब ऑर्गेनाइज मार्केटिंग हो, तो उसकी वजह से उनके पास में वेयर हाउस फैसिलिटी होगी, और वेयर हाउस फैसिलिटी होगी तो उसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेव करके रख सकते हैं, और जब उन्हें अच्छी कीमतें मिले तब वो मार्केट के अंदर अपने वस्तुओं को या तो अपने उत्पाद को बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स का ये दुर्भाग्य है कि हमारी जो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग है या ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को क्या है, आपातकाल बिक्री करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो ये 6th पॉइंट है, व्यवस्थित विपणन प्रणाली, ये क्या है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे अच्छे से समझते हैं। कृषक उपज की विपणन प्रणाली बहुत अव्यवस्थित है। हमारे इंडिया के अंदर जो उत्पादन होता है उसके लिए जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत अव्यवस्थित है। कुछ कुछ जगहों पे अच्छे से वर्क करता है, बाकी बहुत एरिया के अंदर ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसी वजह से हमारे फार्मर्स का शोषण और भी ज्यादा होता है मिडलमैन्स और एजेंट्स के द्वारा। फर्स्ट, छोटे किसान बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पाद को स्थानीय मंडियों में कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो जो हमारे किसान जो है, मतलब किसानों की बहुत बड़ी मात्रा, वो क्या है, अपने उत्पादों को आज भी लोकल मार्केट के अंदर ही बेच देती है। ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर वो नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केट्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, और ऑर्गेनाइज मार्केट तक ले जाने के लिए जो हमारे फार्मर्स है उनको बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। तो उसकी वजह से जो उत्पाद है उसका मूल्य कम हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाने की वजह से उत्पाद की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से जब लागत बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर उस लागत पे उस वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए जो हमारे किसान है वो अपनी वस्तुओं को ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर ना ले जाकर क्या करते हैं, लोकल मार्केट के अंदर ही बेच देते हैं, और कम कीमतों पर बेच देते हैं। तो इसी वजह से हमारे फार्मर्स है उनका बहुत हद तक शोषण होता है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज मार्केट सिस्टम नहीं मिल पाता है, जहां पर जाकर वो अपने उत्पादों को बेच सके, अपने उत्पादकों के लिए उत्पादों को वेयर हाउस फैसिलिटी यूज कर सके। मतलब जहां पर वो, अगर मान लीजिए उनकी वस्तु की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, तो फार्मर क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए उसे वेयर हाउस के अंदर, स्टोर के अंदर जमा कर सकता है, और जब उसे अच्छी कीमत मिले तब उसे बेच सकता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो व्यवस्थित विपणन प्रणाली है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है, इसलिए हमारे फार्मर्स को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ हमारे फार्मर की इतनी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है जो वो अपने लिए वेयर हाउस या स्टोर कर सके अपने उत्पादों को। इसलिए हमारे फार्मर जो है उत्पाद को खराब होने के भय से क्या करते हैं, उसकी आपात बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लॉस होता है, क्योंकि जो आपात बिक्री होती है उसके अंदर वस्तु की जो कीमत होती है उससे कम पर बेचा जाता है। तो ये फार्मर्स को क्या करती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और हमारे फार्मर्स क्या कर देते हैं, आपातकाल बिक्री करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे फार्मर्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, और उन्हें कृषि करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज झेलने पड़ते हैं। तो देखिए, सेकंड पॉइंट इसके अंदर, कम कीमत पर उत्पाद बेचना, ऐसा करना उनकी विविधता है। तो हमारे जो फार्मर्स है कम कीमत पर अनाज क्यों बेच देते हैं? क्योंकि उनकी वो व्यवस्था है, मजबूरी है। अगर वो नहीं बेचेंगे तो उन्हें क्या है कि जो उन्होंने लोन ले रखा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, तो उसके ऊपर ब्याज बहुत तेजी से चल रहा होता है, क्योंकि ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। अगर वो थोड़े समय के लिए भी उसको रखेंगे तो ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, उत्पाद के खराब होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है उनके पास में स्टोर कैपेसिटी नहीं होती है। अगर वो स्टोर करेंगे उस अनाज को तो उसके ऊपर लागत ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो क्या कर देते हैं, आपात बिक्री कर देते हैं, मतलब कम कीमतों पर ही अपने अनाज को बेच देते हैं।
थर्ड देखिए, वह महाजनों तथा साहूकारों को स्थानीय बाजारों में उसने मध्यस्थों द्वारा लिए ऋणों के बदले अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो उनके पास में इन्वेस्ट करने के पैसे होते नहीं है, और वो क्या करते हैं, लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लोन किन किन लोगों से लिया होता है उसने, महाजनों, साहूकारों, स्थानीय बाजार के एजेंट्स जो भी है, जो लोन दे देते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो डेब्ट ट्रैप में फंसने से बचने के लिए क्या कर देते हैं, आपात बिक्री करते हैं, डिस्ट्रेस सेल करते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, आज इस आधुनिक युग में भी किसानों के पास भंडार गृह सुविधाएं नहीं है। तो आप एक बात सोचिए कि आज इतना मॉडर्न टाइम आ गया है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बट हमारे फार्मर्स के पास में अभी भी भंडार गृह सुविधा नहीं है। तो आप समझ सकते हो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक करके मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ आपको। जो फर्स्ट पॉइंट था भारतीय कृषि की समस्याओं में, वो क्या था, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। सेकंड पॉइंट जो था, वित्त का अभाव। थर्ड पॉइंट जो था, परंपरागत दृष्टिकोण। फोर्थ पॉइंट जो था, छोटी तथा बिखरी जोतें। फिफ्थ पॉइंट जो था, शोषक कृषक संबंध। और लास्ट पॉइंट, व्यवस्थित विपणन प्रणाली। तो आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं। और अगर इन समस्याओं के ऊपर भारत सरकार ने या किसानों ने काबू पा लिया, तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी समृद्ध हो जाएगा, मतलब ग्रोथ कर जाएगा, और जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।